नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि निकाय चुनाव हो रहे हैं, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। दोनों के घोषणा पत्र मतलब अटल संकल्प पत्र और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, दोनों सामने आ चुके हैं। दोनों में किए गए जो वायदे हैं जनता से, उनके बिंदु भी सामने आ चुके हैं। मतलब आप समझिएगा, पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 20 बिंदु थे उसमें। उसके बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 34 बिंदु। मतलब 20 बिंदुओं का जवाब 24 बिंदु से, या कह लीजिए कि 20 की 64 पर 34 की चाल चली है कांग्रेस ने। अब देखना है कि किसे क्या पसंद आता है। कुल मिलाकर इनमें क्या विशेष है, क्या ऐसा है जो लुभाता है लोगों को। हालांकि दोनों घोषणा पत्र के बहुत से बिंदु, बहुत से वायदे जो जनता से किए गए हैं, आम जनों से किए गए हैं, लगभग एक ही हैं। कुछ कुछ अलग हैं। ठीक है, किस रूप में अलग हैं और इसमें और कौन सी बातें हैं जो अंतर्निहित है, हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे जनता के सामने हैं। एक पार्टी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है तो दूसरी पार्टी ने जन घोषणा पत्र। दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और आम नागरिकों के लिए 20 प्रमुख वादे किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 34 बिंदुओं पर आधारित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र में तालाबों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण, महिलाओं के लिए योजनाएं, आवासहीनों को घर देने के वादे, धूल मुक्त शहर बनाने और छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है। वहीं बीजेपी ने महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर में 25% की छूट, बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का विस्तार और विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई देने जैसे कई वादे किए हैं। अब दोनों पार्टियों के बीच इस घोषणा पत्र को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अटल संकल्प पत्र को कॉपी किया है। बीजेपी ने इससे केवल एक ढोंग बताया है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगों को ठगने के लिए यह तरीका अपनाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 20 वादे किए थे, जिनमें से 17 अब तक पूरे नहीं हुए हैं। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है, और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। बीजेपी का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे आप, मैंने कहा कि जिस जमीन को हमारी सरकार में एलाट कर दिया, उस जमीन को उन्होंने निरस्त कर दिया, फिर भी उसके बाद घोषणा पत्र में लाए। आखिर क्यों? सीधा सीधा झूठ बोलने के लिए। उनके और हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे, स्पष्ट, सरल, जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कहा है, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बीजेपी के घोषणा पत्र की तुलना में जमीन आसमान का फर्क बताया है। ऐसे में अब पूरी सियासी नजरें जनता की ओर है कि उन्हें अटल विश्वास पत्र पर भरोसा है या फिर जन घोषणा पत्र पर विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ठीक है, जैसा कि दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, ठीक है, एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र
समर्पित किया है, मतलब कि ये कहा गया है कि ये जनता को समर्पित है और हम सारे वायदे पूरे करेंगे, तो भाजपा ने ये कहा है कि ये पूरा घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट किया है। हमारे जो घोषणा पत्र का हमारा जो संकल्प पत्र है उसे कॉपी पेस्ट किया गया है। उसमें ये बयान भी एक मैं सुन रहा था कि आधा कॉपी पेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है। ठीक है, दूसरी ओर जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस पुराने भी किए वायदों का एक तरीके से समझिए संदर्भ दे रही है और कह रही है कि पिछले चुनाव के समय आपने 20 वायदे किए थे, उसमें से 17 ही आपने पूरे किए। ये सारा विषय है। चलिए मैं सीधे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दूंगा आपका, जो मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी आपका स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं मैं। गंधर्व जी, दीपक बैज कह रहे हैं जमीन आसमान का अंतर है आपके और उनके घोषणा पत्र में, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने जो पहले घोषणा पत्र आपने इसके पहले जो आप लेकर आए थे उसमें आपने किए गए 20 में से 17 वायदे पूरे नहीं किए। मतलब ये कह रही है झूठ का पुनः है। हम जो कह रहे हैं सीधे सीधे स्पष्ट है, सीधे जनता तक पहुंच रहा है, लेकिन आपने जो वायदा किया है वो गोल गोल है, ऐसा दीपक बैज कह रहे हैं। आपने सुना होगा। गंधर्व जी देखिए, इसमें स्पष्ट है कि आदरणीय दीपक बैज जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करें। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बाद आया। हमने हमारे घोषणा पत्र को, अटल संकल्प पत्र को लॉन्च करने से पहले लोगों से, आम जनमानस से सुझाव मांगा, जिसमें 3500 से अधिक सुझाव है, जिस पे आधारित हमने घोषणा पत्र सार्वजनिक किया जी। और कांग्रेस पार्टी की जब आप हालत देखेंगे तो जब नगरीय निकाय चुनाव का आगाज होना था, जब नामांकन दाखिल करने थे, तब इनमें सिर्फ उठा की स्थिति थी। ये अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे थे, तो ये किस प्रकार से तय कर पाते कि इन्हें क्या वादे जनता से करने हैं और क्या ये वादे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए कॉपी पेस्ट की टेक्निक आजमाई। और आपको और बताता हूं, जिस प्रकार से दीपक बैज जी कह रहे हैं कि हमने मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, अगर हमने उन वादों पे काम नहीं किया होता तो जनता ने हमें लगातार 3 बार चुनाव जिताया है, चाहे वो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के निमित्त जनता ने भरोसा करके हमें भारी मतदान दिया जी। उसमें आप देखेंगे महतारी वंदन योजना लागू कर दी, जो बकाया बोनस की राशि थी वो दे दी गई, धान की खरीदी बम्पर कर ही रहे हैं, जो अंतर की राशि है वो अभी 7-8 फरवरी को सबके खातों पे आ जाएगी। उसको पहले आचार संहिता लगने के पहले कैबिनेट में तय कर दिया, लोगों को बता दिया। फिर आपका महतारी वंदन की भी किस्त नहीं रुक रही। रोजगार की बात थी तो 10,000 रोजगार 1 साल के भीतर उपलब्ध करा दिए। तो सभी प्रकार की चीजों में कार्य किया जा रहा है और निरंतर प्रगति पथ पर हम अग्रसर हैं। विकसित भारत के साथ साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी के तहत हमने अटल संकल्प पत्र लाया था। आप देखेंगे निगमों में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण कब्जा था। केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास के लिए ये थोड़ा सा गंधर्व जी कुछ आवाज गूंज रही है, बीच में कुछ आवाजें भी आ रही हैं, क्या हो रहा है ये बताइएगा। कुछ आवाज आपकी गूंज रही है और बीच बीच में कुछ आवाज भी आ रही है। मैं ठीक करवाता हूँ जी, मैं ठीक करवाता हूँ। अभिमन्यु जी आप सुन पा रहे हैं? अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। गंधर्व जी ठीक हुआ जी, कहिए। अभिमन्यु जी आप जुड़ गए? जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी नमस्कार। आप हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही मेरी। आपको आवाज आ रही है बराबर? जी बराबर आ रही है जी ठीक है। आपने सुना होगा क्या कह रहे थे अभी गंधर्व जी? नहीं सुन पाया मैं सर, एक बार रिपीट कर। जैसी भी बात है, आप कह रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर वही है कि आपने जो घोषणा पत्र आप जो लेकर आए हैं, यही कहा जा रहा है कि वो पूरा कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट जितना है कॉपी पेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का, बाकी सब वेस्ट है। मतलब आपने जो वायदे किए हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये बताइएगा कि मैं अभी बयान देख रहा था तो उसमें ये कहा गया है बीजेपी की ओर से कि 2018 में आपने 36 वायदे किए और आपने एक भी पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? मतलब कांग्रेस क्या कह रही है? मतलब दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं
कि आपने 20 वायदे किए, उसमें से 17 पूरे नहीं किए। मतलब एक बात बताइए मन्नू जी, 3 पूरे हो गए, मुहर लगा रहे हैं क्या आप? मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, 3 तो पूरे हो गए। देखिए, पूरे होने के बाद जैसे दावा करते हैं जी चलिए, सबसे पहले तो संजय जी आपको नमस्कार। जी गंधर जी जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार। पांडे साहब जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार। देखिए, आरोप लगाने की बात है, आरोप प्रत्यारोप की तो बीजेपी जो है लगातार काम करती रहती है। और जो 3 योजनाएं पूरी होने की जैसे लोग बात करते हैं, उसमें से एक महतारी वंदन भी है। लेकिन उस महतारी वंदन में अब कैसे कैसे नाम सामने आ रहे हैं, सनी लियोनी और तरह बेतरह के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी समझ में आ गया है। तो जांच हो जाए तो उसमें भी हो सकता है आधे से ज्यादा जो महतारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। उसके अलावा हाँ ठीक है, 3 पूरी की है, ठीक है, पार्टियां पूरी भी करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने इनका मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया, वो तो बड़ी हास्यास्पद बात है। मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, मतलब कॉपी पेस्ट आप समझिए अभिमन्यु जी, इसका सीधा अर्थ का है, ये तो बड़ी सभ्य भाषा में कहा गया है, कॉपी पेस्ट इसे कहते हैं, चोरी कर ली। जी जी देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र 2018 का सबने देखा, जो कांग्रेस ने लाया, छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन लाया, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर भी लगाई। उसके बाद 2023 में किसने हमारा घोषणा पत्र चुराया, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। चाहे वो तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे वो किसानों को साल का भूमिहीन किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात हो, और ऐसी कई चीजें जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो के हिसाब से इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी। पहले तो इन्होंने कभी तेंदुपत्ते की बात नहीं की, पहले तो इन्होंने कभी समर्थन मूल्य कितना दिया ये पूरी जनता देख रही है। पहले कब इन्होंने किसान की कितनी फिक्र की ये भी देखी, पहले कैसे किसान आत्महत्या करते थे ये भी हमने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो चोर जो बोलते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल लगती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम इनकी नकल कर रहे हैं। भाई, हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए विजन क्लियर है। आपके पास छत्तीसगढ़ के लिए विजन क्या था जो आप 15 साल के धरने से पलट के हमारे धरने पे आ गए? अगर नकल किया अभिमन्यु जी, नकल किया तो आप समझिए कि बहुत अकल लगाकर नकल किया कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया। मतलब ये जो नकल किया बहुत अकल लगाकर किया कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया। अगर नकल भी किया आपने कह रहे हैं 2024 में, तो वो वैसा नकल था अभिमन्यु जी। तो आप भी अगर ठीक है कह रहे हैं आपने भी नकल की है, तो ऐसा नकल कीजिए कि आप भी ऐसा कुछ कर दीजिए। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं कर सकते, जनता को अंधेरे में नहीं रख सकते। इन्होंने तो साफ साफ झूठ कहे थे इनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कि हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं 2 लाख तक के, और बाद में सरकार बनने के बाद मुकर गए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, मैनिफेस्टो में तक नहीं था इनके। लोगों ने इनसे सवाल पूछे कि आप तो माफ करने वाले हैं। गरीब जनता, जो ग्रामीण जनता होती, मैनिफेस्टो तो नहीं पढ़ती, वो तो जो नेता बोलता है भाषण में वो उसको उन लोग विश्वास करते हैं। तो जब ये लोगों ने तो जगह जगह जाकर झूठ बोलने का काम किया कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो ऐसा झूठ कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा लेना केवल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र नहीं है। ठीक, गंगेश जी एक बात बताइए, आप दोनों घोषणा पत्र आपने देखा होगा, 20 वर्सेस 34, मतलब 20 वर्सेस 34 यही है। और उसमें मैं देख रहा था, मैंने एक एक खंगाला है बैठकर, तो मैं देख रहा था 12 से 13 बिल्कुल बराबर एक जैसे वायदे हैं। मतलब आप निकाल के उसको कॉमन रख लीजिए, ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए और ब्रैकेट में सारे विषय रख लीजिए, क्योंकि वो सब में कॉमन है। क्या लगता है आपको जब घोषणा पत्र देखते हैं तब इसमें कुछ ऐसे वायदे हैं, ऐसे विषय हैं जो कि सच में मतलब राजनीति से परे जनता से जुड़े और जनता को वास्तव में लुभा सकते हैं? जैसा कि एक वक्त प्रदेश की राजनीति में एक विषय ने बड़ा काम किया था, कहिए कि कांग्रेस लंबे वनवास के बाद सत्ता में वापस लौटी थी, कुछ ऐसा विषय दिख रहा है इसमें गंगेश जी? जी बिल्कुल भी, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि दोनों ही घोषणा पत्र बिल्कुल बिखरा सा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप क्या ही बोल चुका हूँ जी, आप शहर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुझे कहते हुए बिल्कुल दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट रूप से चीज समझना चाहिए कि आप शहर की जनता के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये गांव की जनता का चुनाव नहीं है। और शहर की जनता आपको निकल कर वोट नहीं करती, चाहे कोई सी पार्टी हो। वोटिंग परसेंटेज बहुत ही गिरा हुआ है शहरों में जी। और आप ऐसा घोषणा पत्र लेके आएंगे बिखरा, और इसको मैं
और इसलिए इन घोषणा पत्र को मैं उचित नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए नगर निगम या नगर निकाय का काम क्या है? बेसिक सड़क, बिजली, पानी, सफाई और अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं। उसके लिए रिफॉर्म्स की कल्पना की गई थी 2010 के आसपास। सारे शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान बने थे। उनमें आपको और उसमें से एक JNU था, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना, इसमें राजधानी रायपुर शामिल था। इसमें खास तौर पर देखिए पीने का 24 घंटे पानी, मीटरिंग होनी थी पानी की, बिजली तो चलिए सरप्लस स्टेट है, ठीक है। इसके बाद सफाई में एक ऐसा सब्जेक्ट है, सफाई में थोड़ा ठीक ठाक स्थिति है जी। उसके बाद आप गार्डनों की व्यवस्था देख लीजिए, कोई गार्डन ढंग से नहीं है। ये सब सब्जेक्ट कहाँ है आपके उसमें? आत्मनिर्भरता की बात थी उसमें कि सारे नगर निकाय जो है आत्मनिर्भर होंगे, ऑटोनॉमस होंगे, आय के साधन स्रोत पैदा होंगे, और जिसके तहत बहुत सारे कुछ मॉल जैसे कॉन्सेप्ट हुए, उनका क्या हाल है? उनको वैसे कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ आप लेकर आ रहे हैं क्या? अब आप उसके तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 10 साल ले रायपुर, राजधानी और बिलासपुर जी। और हालत यह है कि राजधानी रायपुर के कई क्षेत्रों में आज भी टैंकर दौड़ रहे जी। आप केवल पानी में रिफॉर्म नहीं कर पाए, सड़कों के लिए 50 साल की योजना बनी थी इस समय, बाकायदा एक कंपनी को ठेका दिया गया था सर्वे का पूरे शहर का, वो प्लान कहाँ है? आप जो साइकिल ट्रैक पर उसको भी उखाड़ दिया, आजकल पार्किंग के काम आ रहे हैं। वो जो विजन होना चाहिए शहर के विकास का, मुझे दोनों ही पार्टियों के डॉक्यूमेंट में नजर बिल्कुल मंगेश जी, आप देखिएगा जो सौंदर्यीकरण होता है, तालाबों का सौंदर्यीकरण, मैंने ऐसी कम से कम 50 मैं कह सकता हूं कि 100 के लगभग मैंने ऐसी खबर मैंने कवर की है खुद। जब मैं फील्ड में जाया करता था तब मैं देखता था कि जब देखा जाता था उस समय तालाब बिल्कुल रौनक होती थी, रोशनी होती थी, मत पूछिए, ऐसा लगता था कि आनंद है। फिर वही हम कवर करने जाते थे, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद सब कुछ गायब हो चुका होता था। रेलिंग उखड़ गई होती थी, लाइटें चोरी हो गई होती थी, फव्वारे जो हैं बंद हो जाया करते थे। मतलब जितनी वहाँ पर साज सज्जा सरावट है, जिन्हें सौंदर्यीकरण में शामिल किया गया था, सब कुछ एक तरीके से गायब हुआ करता है। तो सौंदर्यीकरण एक विषय है, आवश्यक है, लेकिन उसकी सुरक्षा, वो सुरक्षित कैसे रहे, कुल मिलाकर उसका व्यवस्थापन, एक तरीके से मेंटेनेंस, ये एक बड़ा विषय बना हुआ था जिस पर कि सरकारों ने लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया। चलिए गंधर्व जी, आपकी आवाज़ शायद अब ठीक हो गई होगी, मैंने कोशिश की थी। बताइए, आप कुछ कह रहे थे, छूट गया था, लेकिन अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं, मतलब सीधी से उन्होंने एक बात कही थी कि आप कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट आपने किया था। और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं वो कि वायदों को लेकर आपने कितने वायदे पूरे किए। हालांकि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने माना कि आपने 3 पूरे किए हैं। गंधर्व जी, देखिए, कम से कम अभिमन्यु जी ने ये तो माना कि हमने 3 पूरे किए हैं और आगे 17 के लिए भी प्रयासरत है और निरंतर उस पर भी कार्य जारी है। और जो हमने नगरीय निकायों में अभी जो अटल संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए हैं, उन्हें भी हम धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देखेंगे तो विभिन्न नगर निगमों में, जैसे अगर सिर्फ रायपुर की बात कर लें तो स्मार्ट सिटी के फंड का पूर्णतः दुरुपयोग हुआ। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि निगम का जो काम है उसके मूल ढांचे के अंतर्गत घोषणा पत्र थोड़ा बिखरा बिखरा दिखता है। तो पूर्व महापौर के कार्यकाल को एक तरफ से तुरंत कन्नी काट देना, विपक्ष पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका फोटो वोटो सब चीज बैनर पोस्टर से गायब हो जाना, एकदम ऐसा दिखाना कि 5 साल तक रायपुर नगर निगम में कोई महापौर ही नहीं था, इस प्रकार की चीज करना, और 800 करोड़ जो रायपुर के उद्धार के लिए आया था उसका स्वाहा हो जाना और बंदरबाट हो जाना। आपने फव्वारे की बात की, सौंदर्यीकरण की बात की, आप बूढ़ा तालाब में फव्वारा लगाया 5-7 करोड़ का, वो आज भी नहीं चलता। वो सिर्फ दिखाने के लिए एक दिन चला, उसके अगले दिन से जो बंद है, आज तक पूरे 5 साल निकल गए, उसको पूर्व महापौर जी देख भी नहीं पाए। और मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, सेंट्रल से बहुत फंड आया रायपुर में पिछले 5 सालों में, चाहे वो हर घर जल योजना अमृत मिशन के तहत हो। मिशन अमृत के तहत रायपुर में विभिन्न जलों में 24 घंटे जो शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रोवाइड करनी थी, उसमें नगर निगम रायपुर फेल हो गया महापौर एजाज देवर के कार्यकाल में। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उसके लिए अर्बन क्षेत्रों के लिए जो आवास आए थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका फंड वापस चले गया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो पैसे आए उसमें जयस्तंभ चौक और विभिन्न चौकों में सौंदर्यीकरण के नाम पे 1-1 लाख 5-5 लाख के टीवियों को 1-1 करोड़ में खरीद कर लगा दिया, जो आज बंद पड़े हैं। तो इस प्रकार से रायपुर की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूर्ण दुरुपयोग और विकास के विपरीत काम करती है।
और ये घोषणा पत्र की बात करते तो जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था 500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। ये 5 साल इनकी सरकार रही, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक बेरोजगार युवा को जो पंजीकृत है उसको देंगे। जब आखिरी वर्ष आया इनकी सरकार जाने को 6 महीने बचे तो उस समय इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया। उसमें भी जो राजीव युवा मितान क्लब में रजिस्टर्ड लोग थे उन्हीं को बेरोजगारी भत्ता भी देते थे और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से भी उनको आर्थिक सहायता देते थे। फिर आप देखेंगे हमने अपने वादे में लिखा है कि हम गोकुल नगर की स्थापना करेंगे, जहां पर जो मवेशियां हैं वो सभी, वहां पर हमारी गौ माता है वो सबका एक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। आप पूर्व में देखेंगे किस प्रकार से घोटाला हुआ। इन्होंने जो बात कही, इतना नरवा गुरवा बाड़ी की बात करते थे, फिर जब वहां पर जाके छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो वहां गौवंश की क्या दुर्दशा थी। आप देखेंगे किसके संरक्षण में रायपुर में अपराध बढ़ा, कौन ऐसा महापौर था जिसके संरक्षण में छत्तीसगढ़ में उनके भाई के द्वारा 2-2.5 हजार करोड़ का कोयला घोटाला हो जाता है। AAA की बात हम बार बार करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कन्नी काट लेने से जो 5 साल इन्होंने अनाचार और अत्याचार किया उसे भूलने नहीं वाली। छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि साल भर से भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। अभी ये बोलते हैं अपराध का आंकड़ा बढ़ गया। अपराध का आंकड़ा इसलिए बढ़ गया माननीय क्योंकि अब हम अपराध दर्ज कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को जेल भेज रहे हैं। आपके समय उस समय ये लोग संरक्षण दे देते थे, अपराध ही दर्ज नहीं हो रहे थे, थाने से लोगों को छोड़ देते थे। आप जाके देखेंगे कोई भी सट्टा पट्टी पकड़ाता था तो वहां जाके कोई ना कोई इनका ब्लॉक अध्यक्ष या किसी लेवल का कार्यकर्ता जाके पुलिस वाले से उपद्रव करते रहता। और दुर्भावना के तहत इन्होंने कितनी कार्रवाइयां की उस समय, ठीक है, यहाँ की एक एक जनता जानती है। पूछ लेता हूं मैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी जवाब दे लीजिए और ये बताइए, जैसा गंधर्व जी कह रहे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, गंधर्व जी पूछ लेते हैं अभिमन्यु जी से। जहाँ से शुरुआत की थी गंधर्व जी ने वहीं से मैं पूछता हूँ आपसे, मतलब पूछना शुरू करता हूँ मैं कि कह रहे हैं कि आप अपने महापौर से, पूर्व महापौर से किनारा क्यों कर रहे हैं। पोस्टर्स बैनर्स सभी जगह से गायब है, बता रहे हैं। उन्होंने 5 साल काम किया था, आप तो दावा करते हैं, कांग्रेस दावा करती है उन्होंने 5 साल बड़ा काम किया है, पुरस्कार भी मिले हैं केंद्र सरकार से उन्हें। तब ऐसे में उन्हें ब्रांड क्यों नहीं बनाया जा रहा, मतलब उनको अभियान में तो ब्रांड होना चाहिए। अभिमन्यु जी। देखिए संजय जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं। एजाज ढेबर जब किनारे करने की बात करते हैं, उनको तो टिकट दिया गया है, उनकी वाइफ को भी टिकट दिया गया है। अपने हिसाब से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो फेस तो है नहीं। मेयर का चुनाव लड़ रही है हमारी दीप्ति दुबे जी, तो उनको फ्रंट में रख के चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। और एजाज ढेबर जी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते लगाते ये भी भूल जाते हैं कि ये वही एजाज ढेबर जी हैं जिनको केंद्र सरकार ने कितने अवार्ड दिए उनके कार्यकाल में। क्लीन सिटी का अवार्ड उनको मिला, 166वें नंबर से लेकर 6वें नंबर तक रायपुर आया, और कई केंद्रीय अवार्ड जो कि एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में उनको मिले हैं। मैं उसकी लिस्ट भी आपको अगली बार जब गंधर्व जी आएंगे हमारे साथ तो मैं उसको बता दूंगा उनको कि कौन कौन से अवार्ड जो कि केंद्र की सरकार ने एजाज ढेबर जी को दिए हैं उनके महापौर रहते में। बल्कि मन्नू जी वो तो विदेश में जाकर मेट्रो और यातायात की सुविधाओं के लिए वो तो MOU भी कराए थे जी। अब उन्होंने उनकी जो सोच थी उन्होंने रायपुर के लिए जो काम करने की सोच थी, उन्होंने 5 साल काम किया। मैंने वही बताया ना, कई काम हो पाए, कुछ काम अधूरे भी रह जाते हैं। देखिए हर कोई इंसान है, एकदम 100% परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। लेकिन जो ये लोग आरोप लगाते हैं, तो अगर वो इतने बुरे थे, उनका कार्यकाल इतना बुरा था, तो ये लोग क्यों इतने, इनकी सरकार ने उनको इतने अवार्ड क्यों दिए। उसके अलावा जो दीप्ति दुबे जी खड़ी हुई हैं, उनके भी जो प्रमोद दुबे जी भी जो हैं, उनका कार्यकाल भी रायपुर के लिए बड़ा अभूतपूर्व कार्यकाल रहा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाला, अभी तक लोग याद करते हैं उनके कार्यकाल को, उनका नाम याद करते हैं। वो कहते भी हैं कि 2 महापौर का अनुभव का फायदा जो है रायपुर की जनता को मिलेगा, एक पूर्व महापौर के अनुभव का फायदा भी मिलेगा, और वर्तमान महापौर तो जो है सो रहेंगी ही रहेंगी। तो जो रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में, जैसे मैं राजनांदगांव का आता हूँ, उन्होंने गोकुल नगर की बात की, तो गोकुल नगर कब का बन के राजनांदगांव में पड़ा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं। यहाँ ऐसे और कई सारे हैं, चाहे स्टेडियम देख लें आप, हाईटेक बस स्टैंड देख लें, सारे सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े सपने तो दिखाती है, लेकिन वो सारे के सारे सपने जो हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। मोबाइल बांट दिया,
उसके बाद उसमें कमीशन, लैपटॉप बांट दिया उसमें कमीशन। हमारी सरकार आई, सीधे किसानों के जेब में पैसा डाला, हमने सीधे किसानों का कर्जा माफ किया, उसमें तो कोई कमीशन की बात ही नहीं हो सकती। तो उसमें उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पेट में दर्द जो हुआ, उसके बाद जो इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो में ये कूद गए और हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार बना ली, और अब हम ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि आपने हमारा मैनिफेस्टो चुरा लिया। अरे भाई, छत्तीसगढ़ के लिए विजन हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तो हमारे विजन को लेके जो आप चल रहे हैं, तो कम से कम उस विजन को सही से लागू तो करिए। बिल्कुल ठीक है। गंगेश जी, फाइनल कमेंट बताइएगा। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, बहुत सी ऐसी बातें थी, गुड़ आपने जैसा कहा बिखरा बिखरा है, कुछ बहुत विशेष समझ में नहीं आ रहा है, बहुत से पॉइंट्स सीधे निकल कर यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो ऐसे विषय जैसे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टियाँ समझ चुकी हैं, जैसा कि लाडली लक्ष्मी योजना थी और वहाँ से निकल कर जब निकलती है छत्तीसगढ़ पहुँचती है, देश भर में आप उसका असर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो वो कार्ड खेला था, पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो बिंदु आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस घोषणा पत्र में भी एक बात जो कही गई है, जो संपत्ति कर के लिए जो बात कही गई, एक बात तो है कि समय पर करेंगे तो कुछ छूट मिलेगी, और दूसरी ये है कि महिलाओं को 25% की छूट मिलेगी। मतलब यहाँ भी एक है विषय, यह भी विषय है एक जी। निश्चित तौर पर देखिए, साथ में महतारी बंधन को भी जोड़ा है इन्होंने जी। महतारी बंधन योजना में जिन महिला जो हितग्राही हैं उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से जी, आप स्व सहायता समूह के माध्यम से इस तरह की योजनाएं लाके लुभाने का प्रयास तो किया है जी। इसमें कोई दो बात नहीं। कांग्रेस ने भी कुछ जैसे विद्यार्थियों के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी के तर्ज पे अन्य नगरीय निकाय में सेंट्रल लाइब्रेरी की व्यवस्था की बात की है जी। इनके एक कांग्रेस भाजपा में एक घोषणा है जो इसमें मेंस परीक्षा निकालने के बाद 1 लाख रुपए देने का, मुझे उस पर एकदम आपत्ति है। मेंस निकालने के बाद बचता क्या बच्चे के पास? आप उस योजना को अगर ये रखते हैं कि प्रीलिम निकालने के बाद अगर पैसे मिलते उसको 1 लाख, तो कोचिंग करने जाता है, दिल्ली चले जाता है या किसी अच्छे इंदौर चले जाता है, भुवनेश्वर चले जाता है, जहाँ पे अच्छी कोचिंग मिल सकती है। मुझे लगता है वो योजना ज्यादा कारगर होती है। और इस तरह की योजनाएं अगर आप लाए, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट परिणाम वाली योजना लाए, ज्यादा बेहतर है। और जो मेन बेसिक काम है मेंटेनेंस, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, जो रिफॉर्म्स है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, विजन कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये जो है, फिर से एक बार दोनों ही पार्टियां, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता को वापस वोटिंग के लिए, स्मार्ट जनता को जो शहर में रहती है, कॉलोनियों में रहती है, करोड़ों के मकान लेके रह रही है, उनके लिए इस घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। उन जनता का भी आपको वोट चाहिए ना, वो जनता नहीं निकलेगी इस चुनाव में फिर वापस, और वो वापस 20% 30% कई शहरों में क्षेत्रों में आएगा। और इस चीज के लिए मुझे लगता है दोनों ही पार्टी को सोचना चाहिए कि शहर का चुनाव अलग विजन के साथ लड़ा जाए। ठीक है, देखिए, लेकिन गंगेश जी, इस घोषणा पत्र में किसी पार्टी ने हमारे बारे में और आपके बारे में भी सोचा है, मेरे और आपके बारे में। हर जिले में एक हाईटेक रेस्ट रूम रहेगा पत्रकारों के लिए, हाईटेक रेस्ट रूम रहेगा पत्रकारों के लिए। चलिए, किसी ने तो सोचा। तो चलिए, चूंकि विषय बड़ा है लेकिन समय की बाध्यता है, तो आप सभी का धन्यवाद। गंधर्व जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिमन्यु जी, आप जुड़े अपना समय निकालकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ गंगेश जी, आप भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि विषय जो है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं, चर्चा से जो निकल कर आता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो कि शहरी आबादी को छूते हैं, और यह माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में फिर से वही कोशिश की गई है कि शहरी आबादी में वो जो वर्ग एक होता है, वहाँ का जो एक मध्यम वर्ग होता है या फिर उससे निचला तबका होता है, उसे छूने की, युवाओं को छूने की, और भी ऐसे विषय हैं जो कि इस घोषणा पत्र में अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग पार्टियों ने रखे हैं। चलिए, अब देखेंगे कि इन घोषणा पत्र में किए गए जो भी वायदे हैं, दिए गए जो आश्वासन हैं, कितना रंग लाते हैं, या फिर 20 की चौसर पर कांग्रेस की ये 34 की चाल भारी पड़ती है, या फिर 20 की चौसर अपना अस्तित्व बनाकर रखती है और ये दिखाती है कि उसका जवाब अभी तक तैयार नहीं हुआ है। देखेंगे क्या बताता है समय, क्या परिणाम आता है जब जनादेश निकलता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।